हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लासेस तक हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट को क्लियर कर लिया था, यानी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के डाइपोल मोमेंट में अब हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आज हम अपने अगले कंटेंट पे बढ़ते हैं, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर। ठीक है यार, देखो जो केमिकल रिएक्शन यानी जो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सारा मैटर ही किसका है? बॉन्ड फॉर्मेशन का है। केमिकल बॉन्डिंग मतलब केमिकल बॉन्ड्स। तो जब हम बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड में हमको क्या सीखना है कि बॉन्ड की पैरामीटर यानी कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनके बिहाफ पे हम बॉन्ड की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं। तो उन सारी चीजों की एनालिसिस आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुदेव जी चैनल। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बॉन्ड पैरामीटर जो हमको पढ़ना है, तो एक मिनट के लिए ध्यान देंगे कि आज की हमारी टॉपिक होने वाली है बॉन्ड पैरामीटर। क्या होने वाली है? बॉन्ड पैरामीटर। अब ध्यान से समझिएगा कि बॉन्ड पैरामीटर में हमको क्या समझना है और क्या सीखना है। बॉन्ड पैरामीटर में हम बेसिक आज 4 चीजों की एनालिसिस करने वाले हैं। उन 4 फैक्टर्स जिनकी हम एनालिसिस आज के लेक्चर में करने वाले हैं, उनमें पहला हमारा आता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर से एक बार बोल रहा हूं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये 3 मेजर फैक्टर हैं जिनकी हमको क्या करनी है, आज की लेक्चर में डिस्कस करना है। इन 3 मेजर फैक्टर पे हमको स्टडी करना है। और एक हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ कहा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये इतनी चीजों का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली है। तो काफी आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। चीजें कहने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, बट इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो है बॉन्ड। इसके हम पहले को बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो हम आज सीखने वाले हैं What is बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं। देखो, बॉन्ड लेंथ का मतलब हो गया द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। लिसन वेरी केयरफुली, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक एटम ए है और ये एटम दूसरा बी है, तो इसका न्यूक्लियस मान लेते हैं सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो यहां से और यहां के जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यानी क्या सीखा आपने बॉन्ड लेंथ में बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब जब 2 एटम एक दूसरे से, 2 एलिमेंट एक दूसरे से म्यूचुअली कंबाइंड होकर के किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो, तो एक एलिमेंट के सेंटर यानी न्यूक्लियस से दूसरे एलिमेंट के सेंटर यानी न्यूक्लियस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब समझने की बात समझिएगा, अगर ये दोनों एटम एक दूसरे के कहां आ जाएं, पास आ जाएं, तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अगर ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से दूर चले जाएं तो हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। अब समझो, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी मतलब एटम एक दूसरे के ज्यादा पास आ रहे हैं। अब बताओ, अगर एटम एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे तो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। और जब उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो वो
कहते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। समझने की बात क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा लगेगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जब ये पास आएंगे, कोई भी दो चीज जब एक दूसरे के पास जाएगी तो हम कहेंगे कि अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तभी तो पास जा रही है। और अगर वो दूर जा रहे हैं तो हम बोलेंगे अट्रैक्शन कम हो रहा है, रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। तो जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो चीजें दूर जाएंगी, यानी डिस्टेंस ज्यादा होने पर हम कहेंगे क्लोजनेस कम है, और चीजें ज्यादा पास होंगी, ज्यादा क्लोज होंगी तो हम कहेंगे अट्रैक्शन ज्यादा है। समझते हैं बात? जब किसी चीज में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता हो तो समझिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, यानी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स कम स्टेबिलिटी कम, और ये अट्रैक्टिव फोर्स बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास ज्यादा आएंगे, पास ज्यादा आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो हम क्या समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान समझिएगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी के। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने पर बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यानी ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बॉन्ड लेंथ के। आप समझ पा रहे हैं? यानी सीधी सी बात कहने की यहां पर यह है बेटा कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आइए थोड़ा सा एक छोटी सी बात देखें। अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें तो आप बताओ कौन से बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बेटा सिंगल, डबल, ट्रिपल में अब आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है कि बॉन्ड लेंथ पे, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। चलिए, ये सिंगल बॉन्ड मतलब एक लाइन, डबल बॉन्ड का मतलब 2 लाइन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 लाइन। बेटा समझो बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, बॉन्ड लेंथ सीधी सी बात है ट्रिपल बॉन्ड की कम होगी। इसको एक बेसिक फंडे से समझो। मान लो हम किसी से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो एक हाथ मिला रहे हैं सिंगल ऐसे, तो क्या है, मेरे और उस पर्सन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, हाँ ऐसे, ठीक है, ये हाथ मिल गया। दूसरा तरीका क्या होता है, सेकंड तरीके से भी हम लोग हैंडशेक कर सकते हैं। और कैसे हैं आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं अब तक जो हम ऐसे कर रहे थे अभी हम ऐसे हो गए, यानी कहीं ना कहीं हमारी क्लोजनेस बढ़ गई, अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब पूरा सपोज करिए गले लग जाएं, तो एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड ये हो गया, ऐसे तो गले लगेंगे तो हम और उसके पास जाएंगे। समझिएगा, सिंगल हैंड से हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, डिस्टेंस ज्यादा है, डबल हैंड पे डिस्टेंस कम होगी, और ऐसे करने पर डिस्टेंस और कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या समझना है आपको कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और भाई सोचो, 2 न्यूक्लियर के बीच में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा लगाएंगे। 2 न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग जितनी ज्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। आप बताओ, हम मल्टीपल काम कर रहे हैं, कई जगह इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो हम कहां पर अपना फोकस ज्यादा रखेंगे, जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वहां पर, या जहां कम है वहां पर? तो सीधा सा आंसर है जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जहां पर हमने ज्यादा लगाया तो वहां पर हमारा फोकस ज्यादा होगा। तो हमने ज्यादा जहां पर लगाया फोकस वहां। तो अगर कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा तो अट्रैक्शन 3 इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा होगा, और जहां पर 1 इलेक्ट्रॉनों का मैटर चल रहा है वहां पर अट्रैक्शन कम होगा। तो समझ में आई बात, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है मतलब स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। अगर वही मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है तो ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन करने पर बॉन्ड लेंथ तुरंत घट जाएगी, बॉन्ड लेंथ घटने का मतलब स्टेबिलिटी
बॉन्ड लेंथ घटी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ी मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं। बेसिक फंडा है कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक है ऑक्सीजन O2 और एक है N2, अब बताओ O2 और N2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, O2 और N2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? बेसिक क्वेश्चन आपसे है, तो आपका जवाब होगा, सीधी सी बात है, जो अभी मैंने लॉजिक पढ़ाया, N2 लेस रिएक्टिव होगा और O2 मोर रिएक्टिव होगा। अब आप पूछोगे कैसे? N2 में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। भाई ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है। जब ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा यानी रिएक्टिविटी कम और अट्रैक्टिव फोर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा लगेगा। तो ये बेसिक फंडा समझ में आता है आपको? तो अगर कोई कहे बॉन्ड लेंथ, तो सिंगल बॉन्ड की क्या होगी? बॉन्ड लेंथ ज्यादा, उससे कम डबल, यानी ये है आपका ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सिंगल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा और डबल का उससे कम, ट्रिपल का सबसे कम होता है। तो अगर बॉन्ड लेंथ इधर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी उधर बढ़ रही है। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ क्या होता है फिर से बोलें तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी कम होती है, ये बेसिक फंडा है। अब बॉन्ड लेंथ यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की उससे कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड की और कम हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और भी फैक्टर हैं, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड है कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन, अभी हम नहीं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हमारे लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर एक बार हम इस बात को डिस्कस करेंगे। फिर भी एक बार समझ लीजिए कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होगा, हाइब्रिडाइजेशन अब आप नहीं समझ पा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर भी हम आपको एक बात बता दें, अभी हम आगे पढ़ेंगे sp, sp2, sp3, ये सब हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो हम आगे बताएंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, लेकिन ये समझिए इसको डिस्कस करते हैं बाद में, अभी छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि सारी चीजें अननोन है आपके लिए, तो इसको हम लोग अभी बात नहीं कर रहे, आगे करेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल डबल ट्रिपल क्लियर हो गया आपको। बॉन्ड लेंथ में कोई इशू नहीं है, बॉन्ड लेंथ इजीली समझ में आया। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब आप समझ गए, बॉन्ड लेंथ कम होने का भी मतलब समझ गए। तो अगला हमारा पैरामीटर है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ आपको लगता है कॉपी करना है तो डेफिनेशन बता ही दिया, इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलिए या बॉन्ड एनर्जी बोलिए, कोई मैटर नहीं है, हम बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हैं या बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है वहां पे। अब देखिए हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बेटा काफी सिंपल सा है बॉन्ड एनर्जी, नाम से लग रहा है बॉन्ड की एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सी डेफिनेशन है? भैया यही आसान डेफिनेशन है। बॉन्ड समझ में आ गया, एनर्जी समझ में आती है आपको, तो बॉन्ड की एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। मतलब समझिए, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आर रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें उसे जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ में, तो काफी आसान है, समझ में आ रहा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आर रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अब समझो, अभी तो समझाया था, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब क्या है? कि बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है। अब अगर बॉन्ड मजबूत है, बॉन्ड स्ट्रांग है, तो उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा देनी होगी। सोचो, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है यानी बॉन्ड मजबूत है, तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी होगी। भाई एक सिंगल मार्कर है, इसे तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, क्या अब डबल कर दिया, दोनों को एक साथ तोड़ने में भी वही एनर्जी लगेगी? सीधी सी बात है, इसे आसानी से तोड़ सकते हैं यानी कम एनर्जी लगेगी, इसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी। हम सबने पढ़ा छोटा सा वो पावर इन यूनिटी, एकता में बल वाली कहानी की, कोई है सिंगल एक लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा तो नहीं तोड़ पाए, जब उसको बंडल गट्ठर दिया गया तो तोड़ दिया। पढ़े ना सब लोग कि एक सेठ था, अपने बच्चों से परेशान था, सब आपस में झगड़ा लड़ाई करते थे,
तो वो लास्ट में बहुत परेशान हुआ, तो उसने सभी को बुलाया और एक एक लकड़ी दिया तोड़ने के लिए। सारे बच्चे उनके चारों बेटे फटाफट उस लकड़ी को तोड़ दिए। फिर उसने एक बंडल लकड़ी का गट्ठर था उसको दिया तोड़ने के लिए, बारी बारी चारों को दिया, कोई नहीं तोड़ पाया। तो उसने सिखाया बेटा देखो जब अकेले थी तो ये इजीली टूट गई, और जब गट्ठर में पैक्ड हो गई तो नहीं टूट पाई। यानी जब यूनिट में आ गई, यूनिटी कंबाइंड हो गई, तो तोड़ने के लिए अब जो एनर्जी लग रही है शायद अब आप उसे नहीं दे पा रहे हो, लेकिन वही जब अकेले थी तो आप तोड़ दे रहे थे। तो वही हम यहां भी समझा रहे हैं, अगर एक अकेला बॉन्ड है तो उसे तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो कहीं कम होगी दो बॉन्ड को तोड़ने में, और जब 3 हो जाएगा तो उसे तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो डबल से भी ज्यादा लगेगी। तो सोचो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। तो अब बताओ यहां पे एक बात समझना है कि अगर मैं कहूं कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बेटा ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बॉन्ड जब लंबा होगा तो तोड़ना आसान होगा, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी के, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब बताओ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से निकल के आता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बीच। अब समझिए ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, ऑन द साइज ऑफ एलिमेंट, ऑन द साइज ऑफ एलिमेंट ऑब्लिक एटम, जो एटम कंबाइंड होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये उनकी साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर एलिमेंट की साइज बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है उसकी बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, अगर साइज छोटी होगी तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा। तो अब बताओ अगर एलिमेंट की साइज बड़ी होगी, जैसे कोई अगर आपसे कह दे कि ये एक HF है और ये HI है, बेटा बताओ किसको तोड़ना ज्यादा आसान होगा, कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? आप क्या कहोगे उसे, क्या बताओगे कौन आसानी टूट जाएगा? तो बेटा देखो आपको पढ़ा है ना पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर जो साइज होती है वो इंक्रीज करती है। ऐसा आपने पढ़ रखा है कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से न्नीचे जाने पर जो साइज होती है एलिमेंट की वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, इतना पता है। जब साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस मान लेते हैं यहां पर है और एटम की साइज बढ़ी है तो मान लो कुछ ऐसा है, ये आयोडीन सपोज कर लो, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूं कि मान लो कि अगर ये आयोडीन है आपका, तो फ्लोरीन की साइज का क्या? फ्लोरीन ऊपर है तो फ्लोरीन की साइज कुछ ऐसी होगी, छोटी होगी। अब अगर हाइड्रोजन की साइज तो मान के चलो हर केस में एक जैसी होगी। अब आप इतना कंसीडर कर लो कि हाइड्रोजन की साइज तो हर केस में इतनी होगी, तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो इतना है और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो इतना है। यानी आयोडीन के केस में अगर आप देखें तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्टेंस ज्यादा करके रखा हूं, ये दोनों और पास आएंगे। यानी यहां के केस में जो भाई जब दोनों एटम छोटे हैं तो ये पास होंगे और ये बड़ा है तो इसका दूर होगा। तो जब ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, सोचो साइज एलिमेंट का बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो बॉन्ड बड़ा है तो उसे तोड़ना भी तो आसान होगा, यानी ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या करना है, साइज ऑफ एलिमेंट, यानी अगर साइज ऑफ एलिमेंट ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने पर बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या यहां से समझ में आ रहा है कि यानी अगर हम बात करें साइज ऑफ एलिमेंट, तो साइज ऑफ एलिमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड लेंथ के। दिमाग लगाओ, अगर एलिमेंट की साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, अगर एलिमेंट का साइज कम बॉन्ड लेंथ कम, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो ये बॉन्ड एनर्जी वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही है, यानी बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। तो अभी बताओ ये समझ में आया कि नहीं? साइज का मैटर क्लियर हुआ कि नहीं? अगला मैटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एलिमेंट, यानी अगर बताओ कि दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, अब हम यहां पे सिंगल का बात कर लें कि सिंगल डबल ट्रिपल, तो अब बताओ, अभी तो मैं बॉन्ड लेंथ आपको समझा चुका हूं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो भैया बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो सीधी सी बात है किसकी ज्यादा होगी? सिंगल बॉन्ड की कम,
डबल बॉन्ड की ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा। ये बॉन्ड के मल्टीप्लिसिटी की बात है। यानी अगर कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है तो उसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, कोई 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है उसका बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, और 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है तो बॉन्ड और वीक होगा। ये बेसिक फंडा समझ में आ रहा है आपको एलिमेंट की साइज पे और इस पे। अब ऐसे एक फैक्टर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का भी पड़ता है, तो मैंने जैसा कहा आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला पोर्शन हम बाद में आपको बताएंगे, तो वो हाइब्रिडाइजेशन का केस बनता है। ये तो बात एकदम इजी हो गई ऊपर की। अब हम इस पे कुछ एप्लीकेशन भी समझते हैं। पहले एक बार फिर से क्लियर कर लो कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अगर एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो आप समझिए कि वो स्ट्रांग होगा, अगर बॉन्ड एनर्जी कम है तो वीक होगा। तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। फिर ये आपको समझ में आ रहा है कि साइज ऑफ एलिमेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। इतनी बात समझ में आ गई, इसको आप कॉपी करिए, फिर हम आपको और इस पे इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। कॉपी करिए। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हों, तो जब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, मान लेते हैं सब सिंगल बॉन्ड हैं लेकिन एक से ज्यादा बॉन्ड हैं, तो क्या सारे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो बराबर ही होती है या कम ज्यादा होती है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड हैं तो हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। यानी जितने भी बॉन्ड आपके पास होंगे उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। इसका हम एक नमूना समझाते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं वाटर की, तो वाटर की क्या बात करें कि वाटर में क्या फॉर्मूला होता है, H2O होता है। H2O होता है तो आपको समझना है एक OH, यानी इसके पास कितने OH बॉन्ड हैं, यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ OH बॉन्ड, ये इसके पास कितने हैं, 2 बॉन्ड हैं, 2 OH बॉन्ड हैं। तो क्या अगर मैं इसको बोल दूं फर्स्ट और इसको बोल दूं सेकंड, तो क्या दोनों बॉन्डों को तोड़ने में बराबर एनर्जी लगेगी या कम ज्यादा लगेगी? तो हम आपको बता दें कि दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी। पहला बॉन्ड जब टूटता है, यानी जब आपका H2O जो गैस के फॉर्म में है, जब ये चेंज होता है H गैस में प्लस OH गैस में, ध्यान दीजिएगा, H गैस में और OH गैस में, तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब जो हमने एनर्जी इसको दी थी तो वो कितना देंगे आप, तो जो देते हैं उसको हम यहां लिखते हैं 502 किलो जूल पर मोल। यानी इतनी एनर्जी जब हमने दी तो ये टूट के इसमें हो गया। आप इसको यहां ऐसे लिख सकते हैं या यहां माइनस लगा के लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। या तो आप इसको यहां लिखिए या आप इसको यहां पे लिखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 502 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमने दिवाई। अब जब वापस से OH जो दोबारा दूसरा मॉलिक्यूल है, जब आपको इसको फिर से O को तोड़ना पड़ा, तो अब जो एनर्जी लगी वो 427 किलो जूल पर मोल एनर्जी की क्या हुई, रिक्वायरमेंट हुई। तब ये टूट गया O गैस में और आपका H गैस में। अब समझने की बात क्या है कि ओवरऑल कितनी एनर्जी लगी, तो ओवरऑल जो एनर्जी जो दोनों बॉन्ड को निकालने में लगी ओवरऑल, तो ओवरऑल में अगर निकालेंगे तो ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ने में, ये सेकंड बॉन्ड को तोड़ने में। ओवरऑल चेक कर लो, तो ओवरऑल में क्या देखोगे आप बेटा कि OH से OH कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका सिर्फ H2O, वो भी गैस के फॉर्म में। फिर यहां पर आप टोटल ऐड कर लो, 7 और 2 9 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 4 और 5 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 9 हो गया और ये 2 हो गया और ये 9 हो गया, किलो जूल पर मोल ये लगा। और ये चेंज हो रहा है आपका H और H 2 हैं तो 2H गैस में और O गैस में, ये हुआ। अब अगर मैं कहूं, ये तो हो गई ओवरऑल, तो बेटा दोनों बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो तो इतनी लग रही है, किसी एक को तोड़ने में इसमें इतनी लग रही है, इसमें इतनी लगी। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे पता करें, तो इसीलिए हम लोग एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एक ही टाइप के बॉन्ड हो तो ऐसे केसेस में हम लोग एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, अगर हम कहें एवरेज बॉन्ड
डिसोसिएशन एनर्जी। अगर हम कहें एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 502 प्लस, यानी टोटल, ध्यान से देखिए, यानी हम कर देंगे कि ये बराबर ये इक्वल टू हो जाएगा 929 किलो जूल पर मोल, ये जो भी है, अपॉन कितने बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, यहाँ 12 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और यहाँ से 2 बचा, 2 4 जा 8.5 किलो जूल। ये है एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस तरीके से हम एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें एक से ज्यादा सिमिलर टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपको बॉन्ड एनर्जी में क्या समझे कि सिंगल डबल ट्रिपल में ट्रिपल की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, डबल की उससे कम, सिंगल की और कम। जो अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा ऐसे सिंगल बॉन्ड्स होते हो तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक से जब ज्यादा होते हैं तो जिन एलिमेंटों की जो निकालते हैं तो हर एक बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी बॉन्ड एनर्जी उनको सम अप कर देते हैं, सम अप करने के बाद जितने बॉन्ड हैं उससे डिवाइड कर देते हैं और हमको निकल के आ जाता है हमारी एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आई होप समझ गए होगे एवरेज बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और कि अगर कोई मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। उम्मीद है अब इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमने दो बॉन्ड पैरामीटर क्लियर किए। एक हमने क्या क्लियर किया, बॉन्ड लेंथ, और दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगला है हमारा बॉन्ड एंगल। तो काफी इंपॉर्टेंट बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं, इसलिए हम उसको एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। बॉन्ड एंगल काफी इंपॉर्टेंट है और बॉन्ड एंगल से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंगल इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको क्लियर करिए और जैसा आपको लगता है जरूर बताएं। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल कंसल्ट करिए। ठीक है, और चैनल एज यूजुअल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जाते टाइम लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।